हम सब यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो इस अवसर पे मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, बाबा साहब तमाम तरह के अन्याय के खिलाफ उस वक्त के सबसे बड़ी आवाज थे। उन्होंने अपने जीवन काल में जितना कुछ बन पाया, देश में अन्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो, इसके लिए संघर्ष किया। यूं तो उस व्यवस्था का दंश उन्होंने अपने बाल्यकाल से खुद भी अनुभव किया था। बाद में चलकर उनको मौका मिला, उन्होंने संघर्ष भी किया और अंग्रेजों के जाने के वक्त हिंदुस्तान का संविधान बना। हिंदुस्तान का संविधान बनाते वक्त जितनी विद्वता उनके अंदर थी, जो क्षमता उनके अंदर थी, उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक संविधान हम सभी को दिया। यद्यपि उस समय संविधान निर्माण के समय भी उनको हर तरह से संघर्ष करना पड़ा। कई तरह का विरोध चारों तरफ से उनके सामने होता था, लेकिन उसको झेलते हुए आगे बढ़ते रहे और एक संविधान उन्होंने बनाकर हम सबको दिया। मित्रों, जो संविधान बना, बहुत लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो संविधान उन्होंने हमें दिया, उस संविधान को यदि अक्षरशः पालन करने की व्यवस्था अब तक देश में हो गई होती, तो आज जिस तरह से दलित भाइयों की स्थिति बनी हुई है समाज में, विकास की दिशा में हम बहुत कदम और आगे बढ़ गए होते। लेकिन अब तक संविधान उस रूप में कार्यान्वित नहीं हो पाया। मौका मिला, बिहार में नीतीश कुमार जी को जब मौका मिला, इन्होंने हर तरह से उनके विचारों के अनुकूल दलितों के विकास के लिए, पिछड़ों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए। लेकिन जहां और लोगों की जवाबदेही थी, वहां अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो शिक्षित बनने की व्यवस्था तो है हमारे सामने, लोग शिक्षित बन रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं, धीरे धीरे बहुत दूर तक संगठित भी हुए हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष की परिणति क्या होती है? संघर्ष की परिणति कहीं भी हमारे समाज में जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ जब संघर्ष की शुरुआत होती है, हम आप मिलकर सब संघर्ष करते हैं, तो संघर्ष की परिणति सरकार तक बात जाती है। सरकार आपके पक्ष में निर्णय लेती है, लेकिन सिर्फ सरकार के निर्णय लेने से आपकी समस्या का, हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। क्योंकि सरकार सिर्फ जो आप देखते हैं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों की सरकार, सिर्फ सरकार यही सरकार नहीं होती है। संविधान के हिसाब से 3 जगह सरकार होती है। हम बिहार पर नज़र दौड़ाएं तो एक सरकार होती है जहां जो विधानसभा में बैठती है, विधान परिषद में बैठती है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार जी को मौका मिला, तो उसमें विधानसभा में उपसभापति के रूप में महेश्वर हजारी जी जैसे लोग वहां बैठे हुए हैं।
और जो संविधान में व्यवस्था, उस व्यवस्था के तहत अशोक चौधरी जैसे लोग, बाकी सब लोग चुनाव जीत कर जाते हैं, वहाँ रहते हैं, पार्लियामेंट में आपके लोग चले जाते हैं, तो एक तो वहाँ सरकार है। दूसरी सरकार है जो प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के रूप में दिल्ली में और बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के रूप में, और उसके नीचे एसपी, कलेक्टर इत्यादि, यह दूसरी सरकार है। तो इस सरकार में भी आपके लोग चले जाते हैं, क्योंकि संख्या है। संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने व्यवस्था की, जो रिजर्वेशन हुआ, कहाँ कहाँ से शेड्यूल कास्ट के लोगों को लड़ना है चुनाव, व्यवस्था हुई, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को लड़ना है, व्यवस्था हुई, तो उसके तहत तो लोग जीत कर चले जाते हैं। तो सरकार में चाहे व्यवस्थापिका हो या कार्यपालिका, जिसकी मैंने चर्चा की, वहाँ तो आपके लोग चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ यही दो जगह सरकार हुआ करती। सरकार सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद और एक अन्य मार्ग में ही नहीं है। सरकार आपके बगल में जो हाई कोर्ट है एक संस्था, उसमें भी सरकार हुआ करती है, हाई कोर्ट में भी सरकार हुआ करती है, और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार हुआ करती है। भाइयों और मित्रों, जो संख्या है और डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में उस समय व्यवस्था दी, उसका आंशिक रूप से पालन हुआ, जिसके चलते आपके लोग कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में, सरकार में तो चले जाते हैं उस रूप में, लेकिन जो तीसरी सरकार है और आज की तारीख में मैं समझता हूं कि सबसे मजबूत सरकार है, वह है न्यायपालिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उस न्यायपालिका में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज तक वहाँ जो सरकार है उसमें आपकी भागीदारी नहीं हो पाई, नहीं भागीदारी हो पाई। भाइयों और मित्रों, जैसा कि हमने कहा, डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान का अक्षर से यदि पालन हो गया रहता तो ऐसी स्थिति नहीं हो। संविधान में इस बात की व्यवस्था है, जिस तरह से कलेक्टर की बहाली के लिए, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस के बड़े अधिकारी एसपी की बहाली के लिए ऑल इंडिया पुलिस सर्विस, उसी तरह से जज की बहाली के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने की व्यवस्था संविधान में की गई। तो भाइयों और मित्रों, कलेक्टर साहब तो उस व्यवस्था के तहत बहाल होते हैं, एसपी साहब तो उस व्यवस्था के तहत बहाल होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो बैठी हुई सरकार है, उसके जो सदस्य हैं उस व्यवस्था के तहत बहाल नहीं होते। बाबा साहब का संविधान वहां लागू नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि आप गिनती से गिन सकते हैं, अपवाद के रूप में कभी कभी दलित भाई कोई जज बन जाते होंगे, कोई ओबीसी से कोई जज बन जाते होंगे, यहाँ तक कि महिलाओं की संख्या भी वहाँ नगण्य होती है, नहीं होती है। यही कारण है। अगर बाबा साहब के संविधान के अनुकूल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना हो गई होती, तो जिस तरह से विधानसभा में, विधान परिषद में आपके लोग हैं, सरकार के कार्यपालिका में आपके लोग हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लोग हो सकते हैं। और हमने कहा कि न्यायपालिका सबसे ज़्यादा ताकतवर संस्था है, निश्चित रूप से इसलिए कि आप संघर्ष करते हैं। बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, तो संघर्ष का अधिकार संविधान ने हमको दिया, संघर्ष हम करते हैं अपने अधिकारों को लेकर। संघर्ष करते करते जो सत्ता में लोग हैं, जो पार्लियामेंट में लोग हैं, असेंबली में लोग हैं, उनको लगता है कि अब इनके संघर्ष के आधार पर निर्णय ही नहीं करेंगे तो इनके हाथ में वोट की ताकत है जो बाबा साहब ने दी, तो उस ताकत का इस्तेमाल करके अगले चुनाव में लोग हिसाब किताब ठीक कर देंगे। तो उनके मन में भय होता है, फिर कानून बनता है, कानून आपके हिसाब से बन भी जाता है। लोकसभा कानून बनाने का काम करती है, विधानसभा कानून बनाने का काम करती है। तो संघर्ष की परिणति वहाँ तक तो जाती है, लेकिन एक व्यक्ति कोई उठता है और चला जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में जो बना हुआ कानून है, एक कलम में जज साहब उस कानून को रद्द करने का काम करते हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों को, नीतीश कुमार जी की तरह ईमानदार व्यक्ति हो तो निश्चित रूप से अगर कोई उस तरह का अवरोध आ जाए तो विधानसभा में कानून बनाकर उस अवरोध को दूर करने का काम किया जा सकता है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग, अगर उनके मन में कहीं से कोई बेईमानी आ जाए,
जो बेईमानी हम लोग देखते भी रहते हैं, तो एक बहाना भी उनको मिल जाता है कि अब हम क्या करें, अब कोर्ट ने ऐसा कर दिया है। भाइयों और बहनों, कोर्ट में ऐसी स्थिति क्यों होती है? कोर्ट में ऐसी स्थिति इसलिए होती है कि अब तक आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ 300 परिवार के लोग ही हैं जहां से लोग जज बन रहे हैं। आपके लोग जज नहीं बन रहे हैं। और आपके लोग का मतलब यह मत समझिए कि सिर्फ ओबीसी, ईबीसी और दलित भाई, एससी, एसटी, इनके लोग जज नहीं बन रहे हैं। इनके लोग तो जज नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जज बनने की जो प्रक्रिया है वो इतनी त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है, बोलेंगे तो लंबा समय लगेगा। इतनी त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का परिणाम है कि आज ओबीसी, ईबीसी, दलित तो छोड़ दीजिए, जिसके पास पहुंच नहीं, जिसके पास पैसा नहीं, अगर कोई गरीब ब्राह्मण परिवार, भूमिहार राजपूत परिवार का भी कोई नौजवान पढ़ने में चाहे कितना भी मेरिटोरियस हो, चाहे कि हम जज बन जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो उनके लिए जज बनने का कोई उपाय नहीं। भाइयों और मित्रों, जिस तरह से कलेक्टर की बहाली के लिए, पुलिस के बड़े अधिकारियों की बहाली के लिए कंपटीशन है, हम यह नहीं कहते कि अलग से कोई अयोग्य कोई व्यक्ति हो उसको उठाकर कोर्ट में रख दीजिए, जज बना दीजिए। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा कि जो ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उस तरह से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होना चाहिए। इसमें क्या फर्क होता है? जिस तरह से एसपी, कलेक्टर की बहाली के लिए खुली प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी मेरिट वाला विद्यार्थी बैठता है और वहाँ कम्पीट करके फिर अधिकारी बन जाता है। हम तो इतना ही कहते हैं, और हम नहीं कहते, बाबा साहब ने कहा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना का मतलब है कि जिस तरह से कलेक्टर, एसपी की बहाली के लिए खुली प्रतियोगिता, उस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली के लिए भी खुली प्रतियोगिता हो जाए। जो कम्पीट करेगा, मेरिट वाला विद्यार्थी जाएगा। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं है, और ऐसी व्यवस्था नहीं है तो इस व्यवस्था को हम न्यायपूर्ण व्यवस्था कैसे कह सकते हैं? नहीं है न्यायपूर्ण व्यवस्था, यह न्यायपूर्ण व्यवस्था है। और जब तक अन्यायपूर्ण व्यवस्था ऐसी रहेगी, तब तक बाबा साहब के सपनों के अनुकूल हम समाज के निर्माण में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया। इनका जो जुरिस्डिक्शन था, बिहार में जो नीचे का कोर्ट है, बिहार सरकार के अंदर का जो कोर्ट है, जो जिला में कोर्ट है, बिहार सरकार उसके लिए कानून बनाने का काम करती है। उसके क्षेत्राधिकार में यह बात आती है। नीतीश कुमार जी के क्षेत्राधिकार में यह बात थी, तो बिहार की सरकार ने निर्णय लिया, और जो नीचे का कोर्ट है उसके लिए हर तरह से सब लोग उसमें जाएं, इसकी व्यवस्था बिहार की सरकार ने किया। लेकिन जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें बिहार सरकार के क्षेत्राधिकार में यह बात नहीं आती है। उसके लिए पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा, उसके लिए भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। तो हम आज की तारीख में हम कहना चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों को जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक मुकम्मल अर्थ में, चाहे हम जितनी लड़ाई लड़ लें, चाहे हमारे लोग जितने पार्लियामेंट में जीतकर चले जाएं, चाहे सरकार में चले जाएं, कार्यपालिका में चले जाएं, जब तक इस लड़ाई को हम लोग नहीं जीतेंगे, तब तक वास्तव में अन्याय रहित व्यवस्था, जिसकी कल्पना कभी की थी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, वैसी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए आज की तारीख में हम सब लोग को संकल्प लेना चाहिए, इस दिशा में भी हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। यह हम सब लोगों को संकल्प लेना